हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि आने वाले संविदा एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 1 से 2, 3 से 4, 9 से 10 और 4 से 5। सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वह है डी। डी जो है हमारा राइट आंसर है। 4 से 5 जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पर्यावरण व परिस्थिति का जैविक घटक क्या है। ए मृदा, बी जल, सी वायु, डी वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है डी, क्योंकि इसमें मृदा, जल, वायु ये सभी जो हैं अजैविक घटक होते हैं। तो जो वनस्पति है वो हमारा जैविक घटक है। तो जो हमारा ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है डी। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। ए जंतु, बी वनस्पति, सी प्रवाहित जल और डी पारिस्थितिकी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी, प्रवाहित जल, क्योंकि यहाँ पर हम भौतिक घटक को एक प्रकार से अजैविक घटक भी कहा जाता है। तो ये जो प्रवाहित जल है वो हमारा सही आंसर है सी। ठीक है गाइस, सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण से लिए गए 30 क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा, जीवों तथा पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए जीवन विज्ञान, बी जैव भूगोल, सी भौतिकी, डी पारिस्थितिकी। तो जो हमारा सही आंसर है वह है डी पारिस्थितिकी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। सो हम ये हमारा सही आंसर जो है यहाँ पर डी है, डी याद रखेंगे। चलिए 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने, ए ओडम ने, बी टांसले ने, सी टेलर ने या डी डार्विन ने। तो जो हमारा सही आंसर है वह है बी टांसले ने। ठीक है गाइस, तो जो हमारा सही आंसर है वो है टांसले ने। अगर आपको बताऊं, इनका पूरा नाम जो है आर्थर जी टांसले हैं और ये ब्रिटिश के वनस्पति शास्त्री कहे जाते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले जी ने किया था। तो यहाँ पर बी हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारे पास है ये, तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता और डी जो है अपघटनकर्ता। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वह है डी, अपघटनकर्ता जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि कवक एक प्रकार की फफूंद है और ये अपना भोजन सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के अपघटनकर्ता होते हैं। चलिए चलते अगले क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। ए ग्रीन क्लाइमेट फंड, बी क्लाइमेट रिलीफ फंड, सी ग्रीन बैंक, डी वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो गाइस जो हमारा सही आंसर है वह है ए ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसका जो इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी, ग्रीन क्लाइमेट फंड की। ये हमारा सही आंसर है और इसका जो मुख्यालय है वो है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, वनों को नष्ट करने
या इसको कहेंगे डिफोरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ए मृदा अपवर्तन में, बी खरपतवार नियंत्रण पर, सी सूर्य के प्रकाश पर, डी चारागाहों की वृद्धि पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मृदा के अपवर्तन पर। डिफोरेस्टेशन का जो प्रभाव है वह मृदा अपवर्तन पर पड़ता है। तो जो हमारा सही आंसर है वह है ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मुद्दे क्यों होते हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो है पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, सी पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वह है बी, ढलानों के कारण पानी बह जाती है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ये हमारा जो है सही आंसर है। ये जो बी आंसर हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील या पार्क? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है सी, झील। झील जो है ये प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां, कृत्रिम परिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? इसमें यहाँ पर देखेंगे प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत या नदी? तो जो हमारा सही आंसर है वह है सी, खेत, क्योंकि ये कृत्रिम है। सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 12वां, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? ये नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब? तो जो हमारा सही आंसर है वह है बी, प्रवाल भित्ति। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण प्रवाल भित्ति है। ये एक प्रकार से समुद्र के अंदर पाई जाने वाली चट्टानें हैं, इन्हें प्रवाल भित्ति कहा जाता है। जो बी है हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब? तो जो हमारा सही आंसर है वह है तालाब, जो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? ए उत्पादक, बी कार्बनिक पदार्थ, सी अकार्बनिक पदार्थ या डी उपभोक्ता? तो जो हमारा सही आंसर है वह है अकार्बनिक पदार्थ। सी जो है हमारा सही आंसर है। 15वें क्वेश्चन में चलते हैं, मृदा अपवर्तन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर? तो जो हमारा सही आंसर है वह है सी, वन रोपण करके मृदा के अपवर्तन को रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन जो है हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या मृदा कारक? तो जो हमारा सही आंसर है वह है जलवायु संबंधी कारक। ये जो है हमारा सही आंसर है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या घटक? तो जो हमारा सही आंसर है वह है पोषण संबंध। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों में पारस्परिक संबंधों का आधार पोषण संबंध है। तो बी जो है हमारा सही आंसर है। यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है हमारा, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या हरे पादप? तो जो हमारा सही आंसर है वह है डी, हरे पादप, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। 19वां क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? ये क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन के जैसा ही है। सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृदुकजीवी? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है सी, पादप। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन कहलाते हैं? स्वपोषी घटक मतलब ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
सूर्य की उपस्थिति में। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन जो है हमारा, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक, उत्पादक, उपभोक्ता या परावर्तक? तो हमारा जो सही आंसर है वह है बी, उत्पादक। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो बी है हमारा सही आंसर है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और आंसर को भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न हमारे सामने है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT, BSC, फ्लिट या बेगोन? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो जो हमारे यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है वह DDT है। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसका प्रयोग 1940 के दशक में इसका जो प्रयोग है वह एक प्रकार से मच्छर को मारने के रूप में किया जाता था, फिर बाद में इसका प्रयोग कीटनाशक के तौर पे होने लगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन जो हमारा, डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, वनों को उखाड़ने के कारण, जल के प्रवाह से होने वाले मृदापर्दन के कारण, वायु को वजह से होने वाले मृदापर्दन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है डी, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण जो है डिजर्टिफिकेशन होता है, या इसे हम मरुस्थलीकरण भी कहते हैं हिंदी में। तो हमारा जो डी है वो राइट आंसर है, याद रखिएगा। सही आंसर पे राइट का क्लिक दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 23वां, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता? तो जो है शाकाहारी प्राणी वो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या उत्पादक? तो जो हमारा सही आंसर है वह है बी, द्वितीय उपभोक्ता है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 25वां क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सी, यहाँ पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता? तो जो हमारा सही आंसर है वह है सी, द्वितीय उपभोक्ता। सी जो है हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इसमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 26वां क्वेश्चन है जो हमारा, तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं उनमें 4 ऑप्शन देखिए, हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या बाज? तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वह है बाज। बाज जो है तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखते हैं, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता? तो जो शेर है वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है डी, डी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गिद्ध किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, परजीवी, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता? तो जो हमारा सही आंसर है वह है तृतीय उपभोक्ता। डी जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का भी सफाई कर्मी होता है। तो प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केंचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या बाज? तो जो सही आंसर है वह है गिद्ध। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 30, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेंढक, छिपकली या सांप? तो जो सही आंसर है वह है दीमक। दीमक जो है सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ये जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, थैंक यू।